हेलो एवरीवन, आई एम अक्षय। स्टार्ट करते हैं अपना अगला लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स का। थर्मोडायनेमिक्स का अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम गिब्स एनर्जी के साथ। गिब्स एनर्जी क्यों पढ़ना पड़ रहा है? गिब्स एनर्जी एक नया थर्मोडायनेमिक फंक्शन क्यों लाने की ज़रूरत है? जैसे कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था एंट्रोपी के बारे में। एंट्रोपी हमें रेंडमनेस के बारे में एक्सप्लेन करता है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर या किसी भी सिस्टम के अंदर कितना रेंडमनेस है। रेंडमनेस होती है तो एंट्रोपी बढ़ती है। ठीक है, फिर हमने उसके फॉर्मूलेस वगैरह के बारे में भी देखा। तो अब हम बात करें कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने देखा था वहाँ पे दो फैक्टर थे। पहला फैक्टर था कि या तो एनर्जी डिक्रीज कर दो, दूसरा फैक्टर हमारा था या तो रेंडमनेस बढ़ा दो। रेंडमनेस का मतलब एंट्रोपी इंक्रीज कर दो। तो दो तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि दो तरीके हैं जिससे हम स्पॉन्टेनिटी गेन कर सकते हैं। क्या? पहला एनर्जी डिक्रीज कर दो, मतलब डेल्टा एच नेगेटिव कर दो, और दूसरा फैक्टर था कि रेंडमनेस बढ़ा दो। लेकिन दोनों फैक्टर एक साथ कभी भी हमें देखने को नहीं मिलते। मतलब अगर एक फैक्टर हो सकता है कि एक डेल्टा एच नेगेटिव आ गया तो वहां पे डेल्टा एच भी नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे एंट्रोपी कम हो रही है। तो एंट्रोपी कम हो रही है तो हम बोलेंगे कि स्पॉन्टेनियस नहीं है। लेकिन डेल्टा एच नेगेटिव है तो हम उसी जगह पे क्या बोलेंगे कि वहां पे स्पॉन्टेनियस है। तो दो अलग अलग जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमें देखने को मिलते थे। तो इन इन चीजों के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम नया थर्मोडायनेमिक फंक्शन लाए जिसको बोलते हैं गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर दोनों फैक्टर अवेलेबल है। दोनों फैक्टर होने का मतलब क्या है? जिसके अंदर एंथैल्पी वाला फैक्टर भी अवेलेबल है, जिसके अंदर एंट्रोपी वाला फैक्टर भी अवेलेबल है। तो हम अगर हम दोनों फैक्टर को एक साथ कंबाइन कर दें और एक नया थर्मोडायनेमिक फंक्शन बना दे, तो वही थर्मोडायनेमिक फंक्शन हमारा कौन सा है? वही हमारा गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन होगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, काफी कुछ चीजें सॉल्व करने के काम में आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको देखते हैं। पहले गिब्स फ्री चेंज, जी कैपिटल जी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। चेंज इन फ्री एनर्जी डेल्टा जी की बात करेंगे। चेंज है एंड स्पॉन्टेनिटी, ये हमें स्पॉन्टेनियस है कि नहीं ये बताएगा। किससे बताएगा? वो सारी चीजें बात करेंगे। ठीक है, इट इज क्लियर दैट नाइदर डिक्रीज इन एंथैल्पी, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि डिक्रीज इन एंथैल्पी नॉर इंक्रीज इन एंट्रोपी, और एंट्रोपी में इंक्रीज होना अलोन कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस चेंज फॉर सिस्टम। मतलब इन दोनों में से कोई एक चीज हमें ये नहीं बता सकती कि स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। इस वजह से फॉर दिस पर्पस वी डिफाइन अ न्यू थर्मोडायनेमिक फंक्शन कॉल्ड गिब्स एनर्जी जी। इसलिए हम एक नया थर्मोडायनेमिक फंक्शन लेके आए जिसको बोला है हमने गिब्स एनर्जी जी। जी किसके बराबर होता है? जी इक्वल टू होता है एच माइनस टी इंटू एस। ठीक है, जी है गिब्स एनर्जी, एच है एंथैल्पी, टी है टेम्परेचर और एस है एंट्रोपी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर नाम दे दिया। ठीक है, इक्वेशन नंबर वन। मतलब यहाँ पे क्या बोला हुआ है मैंने कि इन दोनों में से कोई भी एक फैक्टर हमें नहीं बता सकता। अकेला अगर कोई एक फैक्टर है तो हम नहीं बोल सकते कि स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। इस वजह से क्या किया मैंने? इन दोनों फैक्टर को एक जगह पे रखा और एक नया थर्मोडायनेमिक फंक्शन बना दिया। उस नए थर्मोडायनेमिक फंक्शन के अंदर ये दोनों फैक्टर अवेलेबल है। तो मैं बता सकता हूँ अगर दोनों फैक्टर अवेलेबल है तो वो वाला फैक्टर मुझे बता सकता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे जी इक्वल टू एच माइनस टी इंटू एस होगा। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि एच इक्वल टू क्या होता है? ई प्लस पी वी होता है। ये चीज तुम पहले पढ़ चुके हो। तो फिर हम इक्वेशन नंबर वन, ये मानिए मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर वन इसको दिया हुआ है। तो इस एच की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? ई प्लस पी वी। तो ई प्लस पी वी माइनस टी इंटू एस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फ्री एनर्जी चेंज निकाल रहा हूँ एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर मैं फ्री एनर्जी चेंज मतलब डेल्टा जी की वैल्यू फाइंड आउट कर, एनर्जी चेंज बोल दिया मैंने। ठीक है, तो ये जिस तरीके से एनर्जी चेंज बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे हम एब्सोल्यूट वैल्यूज की भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि ना तो हम एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना हम एच की। तो अगर हमें एच और एस की एंट्रोपी वैल्यू फाइंड आउट नहीं है तो हम जी की एंट्रोपी, हम जी की जो एब्सोल्यूट वैल्यू उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? इसका जो चेंज है उसी को हम डिफाइन कर पाएंगे। डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा ई प्लस कॉन्स्टेंट प्रेशर तो पी डेल्टा वी, और कॉन्स्टेंट टेम्परेचर तो टी डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी को क्या लिख दिया? डेल्टा एच। तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो गया? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये वाला जो इक्वेशन है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट शायद ही कोई चीज होगी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है, फिजिकल केमिस्ट्री के लास्ट पेज तक काम आएगा। फिर से बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा है कि फिजिकल केमिस्ट्री का जो तुम लास्ट पेज पढ़ोगे उस लास्ट पेज तक ये वर्ड अब पीछा नहीं छोड़ने वाला, डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, क्योंकि ये हमें बताएगा कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। यूज टू डिस्कस द ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स को पता लगाने में, ड्राइविंग फोर्स मतलब स्पॉन्टेनिटी को बताने में काम में आता है डेल्टा जी।
ठीक है। जी क्या है, एक स्टेट फंक्शन भी है, जी क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी है। स्टेट फंक्शन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं डेल्टा निकाल सकता हूँ, मतलब मैं स्टेट के बारे में बात कर सकता हूँ, क्या पाथ फॉलो किया उस पर डिपेंड नहीं करेगा। और जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी है, मतलब जैसे कि एस पी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एच बी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जी को भी क्या होना पड़ेगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब गिव्स फ्री एनर्जी जो है वो क्या है, एक स्टेट फंक्शन भी है, गिव्स फ्री एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये गिव्स फ्री एनर्जी। और ये वाला जो फॉर्मूला बताया है ये मैं फिर से स्टार लगाऊंगा इसके ऊपर, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो रट लो इस फॉर्मूले को, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। तो अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से एक नया थर्मोडायनेमिक फंक्शन होता है जो हमें ये बताता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। अब वो कैसे बताएगा कि स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, तो उसका एक डेरिवेशन पहले करते हैं, डेरिवेशन को देखते हैं और कब स्पॉन्टेनियस होगा, कैसे होगा, ये कैसे बताएगा, देखते हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। फ्री एनर्जी चेंज एंड स्पॉन्टेनिटी। फ्री एनर्जी चेंज की बात कर रहा हूँ, मतलब डेल्टा जी बोलूंगा मैं। अगर मैं ओनली यहाँ पे फ्री एनर्जी बोलता हूँ तो जी बोलूंगा, चेंज बोलता हूँ तो फ्री एनर्जी चेंज बोलता हूँ डेल्टा जी बोलूंगा। तो कैसे बताता है देखते हैं। डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। तुम लोगों को चीजें पहले पता है, ये पहले मैं चीजें एंट्रोपी के अंदर भी डिस्कस कर चुका हूँ। इसको इक्वेशन नंबर 1 मैंने पुट किया हुआ है। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर रखा है मैंने, तो जो क्यूपी सराउंडिंग होगा, मतलब जो सराउंडिंग से हीट पॉजिटिव मैंने अगर इसको लिया हुआ है सपोज, तो पॉजिटिव है, तो क्यूपी सिस्टम क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब क्यूपी सराउंडिंग के सामने पॉजिटिव लग रहा है, मतलब सराउंडिंग ने हीट एब्जॉर्ब की है। नेगेटिव लग रहा है मतलब सिस्टम ने हीट रिलीज की, मतलब हीट रिलीज बाय द सिस्टम और हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। तो अगर माइनस क्यूपी है तो क्यूपी क्या होता है, क्यूपी होता है डेल्टा एच के बराबर, मतलब हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर को क्या बोलते हैं, डेल्टा एच। तो क्यूपी सिस्टम को मैंने लिख दिया डेल्टा एच सिस्टम। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी। फिर मैंने डेल्टा एस सराउंडिंग की डेफिनेशन दी, तो डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा एस होता है क्यू बाई टी। तो डेल्टा एस सराउंडिंग क्यूपी सराउंडिंग बाई टी, क्यूपी सराउंडिंग क्या है, माइनस डेल्टा एच के बराबर है, तो मैंने माइनस डेल्टा एच पुट कर दिया, डिवाइड बाई टी, कोई कांस्टेंट टेम्परेचर था तो वो टी हो गया। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 पुट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, हमारे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस यूनिवर्स लिख दो और डेल्टा एस टोटल लिख दो, बात सेम है। ठीक है, दोनों चीजें कहीं कोई कोई बुक्स यूनिवर्स भी लिखती है, कोई बुक्स टोटल भी लिखती है, तो दोनों में कोई गलत नहीं है। ठीक है, दोनों सही है। तो डेल्टा सिस्टम डेल्टा सिस्टम डेल्टा सराउंडिंग की जगह यहाँ से वैल्यू पुट की मैंने, माइनस डेल्टा सिस्टम बाई टी की यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, इस क्लियर होगी। फिर मैंने इस टी को मल्टीप्लाई किया इस साइड, तो टी इंटू डेल्टा एस टोटल, टी इंटू डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एस सिस्टम। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है। टी को मल्टीप्लाई किया तो टी इंटू डेल्टा एस टोटल, टी इंटू डेल्टा एस सिस्टम, और टी ये कर दिया डेल्टा एस सिस्टम। अब मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारे पास ये माइनस टी डेल्टा एस टोटल हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारे पास हो जाएगा ये डेल्टा एच आगे आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, और इसके आगे नेगेटिव आ जाएगा तो ये आ जाएगा नेगेटिव। तो माइनस टी डेल्टा एस टोटल इक्वल्स टू डेल्टा सिस्टम माइनस टी डेल्टा सिस्टम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पढ़ी हमने, डेल्टा सी सिस्टम इज इक्वल्स टू डेल्टा एस सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 4 है। तो अगर तुम देखोगे तो ये चीज सेम लिखी हुई है, सेम लिखी हुई ना, मतलब अगर ये दोनों चीजें सेम है मतलब ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल। तो मैंने क्या किया, डेल्टा जी सिस्टम इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल कर दिया, डेल्टा जी सिस्टम इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल। ये कहाँ से किया, इन दोनों को, यहाँ से वैल्यू इसके बराबर, ये वैल्यू इसके बराबर, तो ये दोनों वैल्यू बराबर, तो ये दोनों वैल्यू बराबर कर दी। स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा एस टोटल क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। डेल्टा एस टोटल हमेशा क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो फॉर स्पॉन्टेनियस डेल्टा एस टोटल 0, टी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मतलब ये नेगेटिव लगा, मतलब डेल्टा सिस्टम को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। तो डेल्टा जी सिस्टम नेगेटिव होगा तो हमारी प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी को नेगेटिव होना चाहिए, मतलब डेल्टा एच नेगेटिव हो, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0। डेल्टा एस वो समझ में आ रहा है, स्पॉन्टेनिटी की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं रेंडमनेस की बात कर रहा हूँ, एंट्रोपी की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब नया फंक्शन आ गया, डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी। तो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज अगर नेगेटिव है तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, गिव्स एनर्जी चेंज अगर पॉजिटिव है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, तो ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेल्टा जी जो होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा जी लेस देन 0 होगा तो हमारी प्रोसेस हो जाएगी स्पॉन्टेनियस। तो आज से याद रखना है,
बस इसके अलावा मैं तुम्हें और कुछ नहीं बोलूंगा। ये लास्ट चीज है स्पॉन्टेनियस बताने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और लास्ट चीज कि डेल्टा जी लेस देन जीरो है तो स्पॉन्टेनियस होगा। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, ये हमेशा लगेगा कि डेल्टा जी लेस देन जीरो है तो स्पॉन्टेनियस होगा। ये चीज समझ में आ रही है? मतलब तुम्हें अब डेल्टा एच की भी जरूरत नहीं है, डेल्टा एस की जरूरत नहीं है। अब सीधी किससे तुम बताओगे स्पॉन्टेनिटी? डेल्टा जी से, गिब्स फ्री एनर्जी चेन से। अब हमें पता है वी नो दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 केस बनेंगे कि स्पॉन्टेनियस होगा कब और स्पॉन्टेनियस कब नहीं होगा। तो केस 1 की बात कर रहा हूँ मैं। केस 1 में हो सकता है कि एक कंडीशन में हमारा जो इक्वेशन है उसका डेल्टा एच पॉजिटिव हो और उसका टी डेल्टा एच भी पॉजिटिव हो। तो अगर डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो मैंने इक्वेशन लिख दी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, जी समझ में आ रही है? ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, लेकिन इसके आगे एक नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो ये वैल्यू क्या हो गई? नेगेटिव। तो अब ये पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। ये चीज समझ में आ रही है? पॉजिटिव आ गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव आ गया तो स्पॉन्टेनियस। अब देखते हैं कि कब नेगेटिव आएगा कब पॉजिटिव आएगा। अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा बड़ी है और ये वैल्यू अगर छोटी है, कुछ सोचो, मतलब डेल्टा एच का जो मोड है, मोड की बात कर रहा हूँ, मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। डेल्टा एच ये बड़ा है, टी डेल्टा एच छोटा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है, नेगेटिव वैल्यू कम है। ये वाली ये पूरे नेगेटिव हो जाएगा ना, टी डेल्टा एस इंटू माइनस, तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव तो माइनस हो जाएगा। तो मतलब ये पूरी वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन जीरो, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो पहला कंडीशन तो ये हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या हो जाए कि टी डेल्टा एस बड़ा हो जाए, डेल्टा एच छोटा हो जाए, मतलब डेल्टा एच छोटा टी डेल्टा एस बड़ा, मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव। ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस। थर्ड कंडीशन क्या बन सकती है कि डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, मतलब दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? बराबर। ये भी हो सकता है पोजीशन। तो ये बराबर ये हो जाएगा, डेल्टा जी क्या हो जाएगा? जीरो। उस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ये तुम्हें याद रखना। असल ये तुम्हें चीज याद रखनी है कि जहाँ पे भी डेल्टा जी की वैल्यू जीरो हो जाती है वो चीज कहलाती है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी भी क्या होता है? जीरो। तो तीन कंडीशन हमें केस 1 के अंदर हमने तीन कंडीशन बात की। तो केस 1 के अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, इक्विलिब्रियम भी आ सकता है। ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलते हैं केस 2 की तरफ। केस 2 में डेल्टा एच पॉजिटिव ले लिया और टी डेल्टा एच को नेगेटिव ले लिया। अब डेल्टा एच पॉजिटिव है तो ये वैल्यू क्या हो गई? पॉजिटिव। आई थिंक चीज समझ में आ रही होगी, बहुत बढ़िया। टी डेल्टा एच ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ मल्टीप्लीकेशन में आया तो ये चीज क्या हो गई? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, ये चीज समझ में आ रही? दोनों पूरा ओवरऑल क्या हो गया? ग्रेटर देन जीरो। और अगर डेल्टा जी हमेशा ग्रेटर देन जीरो आ रहा है मतलब क्या है? ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब अगर कहीं पे डेल्टा एच पॉजिटिव है और टी डेल्टा एच नेगेटिव है तो वो रिएक्शन हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ये चीज समझ में आई है? सब क्यों बोल रहा हूँ तो खुद समझो कि यहाँ पे डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, सॉरी डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव है लेकिन हम पहले फैक्टर पढ़ चुके डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए था, मतलब पहला फैक्टर तो नहीं लग रहा है। दूसरा फैक्टर रहता है कि टी डेल्टा एस नेगेटिव है, लेकिन हम पढ़ चुके हैं डेल्टा एस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, मतलब यहाँ डेल्टा एस नेगेटिव। दूसरा फैक्टर भी नहीं लग रहा है, दोनों ही फैक्टर नहीं लग रहे तो ऑफकोर्स वो वाली बात क्या है? वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। कोई ना कोई एक फैक्टर तो लगना ही चाहिए वहां पे, तभी जाके वो क्या हो पाएगा? स्पॉन्टेनियस हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम चीजें बात करें तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब ये रिएक्शन हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। दो केस की हमने बात कर चुके हैं, इसके अंदर दो केस और बाकी है, लेकिन तब तक के लिए स्क्रीनशॉट। तो केस 1 और केस 2 पढ़ने के बाद अब चलते हैं केस 3 की तरफ। केस 3 हमारा डेल्टा एच नेगेटिव एंड टी डेल्टा एच पॉजिटिव है। डेल्टा एच नेगेटिव है मतलब ये वाली वैल्यू जो है वो है नेगेटिव। ये समझ में आ रही है? ये पॉजिटिव है मतलब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये इंटू नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव ओवरऑल नेगेटिव। ओवरऑल नेगेटिव मतलब डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? जीरो। डेल्टा जी की वैल्यू जीरो मतलब ऑलवेज क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। ये चीज समझ में आ रही है? मतलब डेल्टा एच नेगेटिव है और टी डेल्टा एच पॉजिटिव है तो हमेशा क्या होगी? वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। केस 4 डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव, टी डेल्टा एच भी नेगेटिव। ठीक है, तो डेल्टा एच नेगेटिव मतलब ये चीज क्या हो गई? नेगेटिव। टी डेल्टा एच नेगेटिव मतलब ये नेगेटिव 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 पॉजिटिव। तो नेगेटिव में से पॉजिटिव होगा तो या तो पॉजिटिव की वैल्यू आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। अब पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव आ गई तो नॉन स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव आ गई तो स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एच, अगर डेल्टा एच का जो मैग्नीट्यूड है वो टी डेल्टा एच से ज्यादा हो जाए
मतलब ये वैल्यू बड़ी हो जाए और ये वैल्यू छोटी हो जाए, मतलब ये वैल्यू बड़ी हो जाए, मतलब नेगेटिव वाली वैल्यू ज्यादा है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आए तो डेल्टा जी क्या हो गया, लेस देन जीरो। डेल्टा जी लेस देन जीरो हो गया मतलब क्या होगी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। इसके रिवर्स वाली बात करते हैं, अगर डेल्टा एच लेस देन टी डेल्टा एस हो जाए तो डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, चीज सिंपल है। फिर ये रिएक्शन क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस हो जाएगा तो डेल्टा जी इक्वल टू जीरो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी जीरो होता है तो आ जाता है हमारा क्या, इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है। तो चार केस थे, इन चारों केस में से किसी भी तरीके से चीजें वेरी कर सकती है। ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कब कौन सी चीज लगानी है। तो वो क्वेश्चन के अंदर तुम्हें जो डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा एस की वैल्यू दी होगी उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें बताना है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या स्पॉन्टेनियस नहीं होगी डेल्टा जी वाले फैक्टर के साथ। अब जैसे कि अभी तक हम जो भी बात कर चुके हैं उसके अंदर हमने नोट वाला भी देखा, जैसे डेल्टा एच फॉर्मेशन देखा था तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी देखा था। इसी तरीके से जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है यहाँ पे भी तुम्हारा डेल्टा जी नोट होता है, मतलब स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी होता है। ये क्या होता है, सिंपल वही 298 केल्विन 1 atm वाला चीज। इट इज डिफाइंड एज द फ्री एनर्जी चेंज फॉर अ प्रोसेस एट 298 केल्विन एंड 1 atm pressure in which the reactant in their standard state are converted into product in their standard state। ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड स्टेट मतलब 298 केल्विन से 1 atm के अंदर अगर हम बात करें तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है तो किस स्टेट में जा रहा है, जब तुम्हारा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो, मतलब 298 केल्विन हो और प्रेशर हो 1 atm के बराबर। डेल्टा जी नोट सिंपल क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, मतलब सिग्मा जी पी नोट माइनस सिग्मा जी आर नोट। प्रोडक्ट की जो एनर्जी फ्री एनर्जी है माइनस रिएक्टेंट की जो फ्री एनर्जी है, उनके ऊपर नोट लगा दिया, नोट लगा दिया मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई। ठीक है, तो फॉर जनरल रिएक्शन ए प्लस बीबी से बन गया सी सी प्लस डी डी। डेल्टा जी नोट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो जीपी नोट माइनस जी आर नोट। जीपी नोट मतलब ये चीज, जी आर नोट मतलब ये चीज। इसको अगर इस फॉर्म में लिखा जाए तो कैसे लिख सकते हैं, जीपी मतलब प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट तो ये है, प्रोडक्ट ये तो इसको लिखते हैं। इसका आगे क्वेश्चन क्या है, सिंपल स्मॉल सी है तो सी इंटू जी एफ नॉट इंटू, ये कैपिटल सी है ये। ठीक है, अगर ये तुम्हें छोटा, आंखें कमजोर है तुम्हारी तो जी एफ नोट है तुम्हें छोटा भी दिख सकता है तो बड़ा है ये वाला, ये कैपिटल सी है तो सी इंटू कोफिशिएंट इंटू जी एफ नोट सी प्लस कोफिशिएंट इंटू जी एफ नोट डी माइनस ए, ये रिएक्टेंट की तरफ आ गई, ये पूरा प्रोडक्ट वाला चीज होगी। अब रिएक्टेंट ए इंटू जी एफ नोट ऑफ ए प्लस बी इंटू जी एफ नोट ऑफ बी, ये पूरा वैल्यू हमारी अभी इसकी हो जाएगी डेल्टा जी नोट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो जिस तरीके से तुम डेल्टा एच फॉर्मेशन की बात करते थे वैसे ही तुम्हें यहाँ पे किसकी बात करनी है, स्टैंडर्ड डेल्टा जी नोट की बात करनी है, और कोई भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। आगे चलते हैं इसकी तरफ थोड़ा सा। जैसे कि हम डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन का जो स्टैंडर्ड स्टेट था उसकी वैल्यू को हम जीरो पुट करते थे, वही चीज डेल्टा जी नोट के अंदर भी लगती है, मतलब वही चीज गिब्स एनर्जी चेंज के अंदर भी लगती है। लाइक डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट, डेल्टा जी नोट ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज अज्यूम्ड टू जीरो। जैसा कि हम डेल्टा एच एफ नोट के अंदर करते थे सेम चीज डेल्टा जी एफ नोट के अंदर भी करना है, मतलब डेल्टा जी एफ नोट अगर कहीं पे लिखा हुआ है और उसका स्टैंडर्ड स्टेट है तो उसकी वैल्यू तुम्हें सीधा क्या पुट कर देनी है, सीधा तुम्हें जीरो पुट कर देनी है। आगे चलते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल, जैसे कार्बन ग्रेफाइट है तो डेल्टा जी एफ नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। डेल्टा जी एफ नोट ऑफ ऑटो गैस की वैल्यू हो जाएगी जीरो। डेल्टा जी एफ नोट ऑफ बी आर टू लिक्विड फॉर्म में होता है तो जीरो स्टैंडर्ड स्टेट है। एफ टू गैस स्टैंडर्ड स्टेट है तो जीरो, और एस एच सॉलिड है तो इसका स्टैंडर्ड स्टेट क्या हो जाएगा, जीरो। तो जैसा कि डेल्टा एच एफ नोट के अंदर होता था वही चीज सिमिलर डेल्टा जी एफ नोट के अंदर भी हो जाएगी, मतलब उनका जो स्टैंडर्ड स्टेट का जो वैल्यू होगा वो हमेशा हमें जीरो पुट करना है, याद रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लोगे। तो अब इतना पढ़ने के बाद चलते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, क्या यूज है, क्या बताता है, क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इस चीज को पढ़ते हैं हम गिब्स फ्री एनर्जी का। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, एक तरीके से लिखा हुआ है, पहले डेफिनेशन पढ़ाता हूँ फिर समझाता हूँ कि क्या क्या चीजें मैंने यहाँ पे बताई हुई है। इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी अवेलेबल इन द सिस्टम फॉर कन्वर्जन इनटू यूजफुल वर्क। ये जो वर्ड यूज कर रहा हूँ यूजफुल वर्क, ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, यूजफुल वर्क। क्या होता है यूजफुल वर्क, पहले मैं इसको समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा डेरिवेशन देख लेते हैं, उसके बाद में तो फिर मैं इसकी चीज समझाता हूँ कि इसको बोलते क्या। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये चीज क्लियर है। टू हीट है, डब्ल्यू वर्क है, ये चीज तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोल रहा मैं। यहाँ पे जो वर्क होता है ना वो वर्क दो टाइप का बोल रहा है, ये दो टाइप का वर्क है, एक वर्क है एक्सपेंशन वर्क, एक है नॉन एक्सपेंशन वर्क। एक्सपेंशन वर्क कौन सा लगा,
जो हमारा पी डेल्टा भी है, मतलब पी डेल्टा भी मतलब जो भी वॉल्यूम एक्सपेंशन करने में लगा वो एक नॉन एक्सपेंशन वर्क है, उसी नॉन एक्सपेंशन वर्क को यूजफुल वर्क बोला जाता है। ठीक है, दो टाइप के वर्क की बात यहाँ पे कर रहा है, एक को बोल दिया एक्सपेंशन, दूसरे को बोल दिया नॉन एक्सपेंशन। तो डेल्टा यूज इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डब्ल्यू दो टाइप का है, एक्सपेंशन नॉन एक्सपेंशन, तो लिख दिया डब्ल्यू एक्सपेंशन प्लस डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन। डेल्टा यूज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू एक्सपेंशन प्लस डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया मैंने। फिर लिखा अकॉर्डिंग टू एंट्रोपी डेफिनेशन। एंट्रोपी क्या होता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इक्वल टू डेल्टा एस इंटू टी। ये चीज समझ में आ रही है, ये सिंपल सा डेफिनेशन है। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा एस इंटू टी आ गई। ठीक है, अब इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया था। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू एक्सपेंशन प्लस डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन। अब डब्ल्यू एक्सपेंशन क्या हो जाएगा मेरे पास, एक्सपेंशन वर्क है तो माइनस पी डेल्टा वी, तो वो लिख दिया मैंने माइनस पी डेल्टा वी प्लस डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन। ठीक है, डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन लिख दिया। अभी पी डेल्टा वी को मैं इधर लेके आया, तो डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन। क्यू क्यू की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी, डेल्टा एस इंटू टी। तो डेल्टा एस इंटू टी, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी को मैंने डेल्टा एच लिख दिया, डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन को डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन लिख दिया। ठीक है, डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन को मैं लिख के आया तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ से अगर मैं डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन की वैल्यू निकल के आए तो ये कितनी आ रही है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। मतलब डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन कितना आ रहा है, डेल्टा जी के बराबर। तो फिर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा जी। तो मैंने इस वैल्यू को डेल्टा जी लिख दिया और इसी को क्या लिख दिया, डब्ल्यू यूजफुल वर्क। क्यों, क्योंकि नॉन एक्सपेंशन वर्क को ही मैं यूजफुल वर्क बोल रहा था। तो वो किसके बराबर हो गया, डेल्टा जी के बराबर, मतलब यूज फ्री एनर्जी चेंज के बराबर। अब अगर यहाँ पे बात करें कि यूजफुल वर्क का क्या मीनिंग है, यूजफुल वर्क है क्या, तो सपोज अगर मैं बात करूं कि कोई भी अगर गैस के अंदर एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन होने से यही जरूरी नहीं कि जस्ट नीचे से हम प्रेशर अप्लाई किया, एक अमाउंट ऑफ प्रेशर आएगा, उसी के बाद क्या होगा, वो एक्सपांड करेगा। तो उस प्रेशर तक आने के लिए जो वर्क लगा, उसी वर्क को एक तरीके से यूजफुल वर्क बोल रहे हैं। सपोज हम कोई काम करने जा रहे हैं, वो काम का हमें पता है कि वो काम तब होगा जब हमें इतनी सारी प्रोसेसेस कंप्लीट करने के बाद ही वो काम शुरू हो पाएगा। तो जो इससे पहले वाली जो प्रोसेस हम करते हैं वो प्रोसेस यूजफुल वर्क है। अगर वो यूजफुल वर्क हम नहीं करेंगे तो एक्सपेंशन होगा ही नहीं। ये चीज क्लियर हो रही है। तो सिंपल सी चीज है कि कोई भी अगर हमें एक्सपेंशन करवाना है तो एक्सपेंशन करवाने से पहले जो थोड़ा सा वर्क, हमें जो थोड़ा सा प्रेशर पहले से अप्लाई करके रखना पड़ेगा, उस प्रेशर तक पहुंचने के लिए जो वर्क करना पड़ रहा है वही क्या है हमारे पास, यूजफुल वर्क है। उस प्रेशर तक पहुंचते ही फिर एक्सपेंशन शुरू हो जाएगा। तो फिर कौन सा वर्क शुरू हो जाएगा, एक्सपेंशन वर्क। लेकिन उस प्रेशर से नीचे तक जो काम हमें करना पड़ा उस प्रेशर तक पहुंचाने के लिए, उसको क्या बोल दिया हमने, नॉन एक्सपेंशन वर्क। वो क्या हो गया, डब्ल्यू यूजफुल वर्क हो गया, डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन वर्क हो गया, डेल्टा जी के बराबर हो गया। ठीक है, अब लिखते हैं यहाँ पे, अगर व्हेन यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर यहाँ पे जो यूजफुल वर्क है वो वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब डब्ल्यू यूजफुल क्या है, नेगेटिव है। डब्ल्यू यूजफुल नेगेटिव, इसका मतलब डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू यूजफुल इक्वल टू क्या है, डेल्टा जी है। डेल्टा जी नेगेटिव है मतलब जीपी माइनस जी आर क्या है, लेस देन जीरो। जीपी माइनस जी आर लेस देन जीरो, इसका मतलब क्या है, जी आर ग्रेटर देन क्या हो गया, जीपी। तो जो जी आर ग्रेटर देन जीपी हो, जी हमें क्या एक्सप्लेन करता है, ये हमें यूजफुल वर्क के बारे में बताता है। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ सकते हैं, कैपेसिटी टू यूजफुल वर्क बाय प्रोडक्ट इज लेस देन। अब यहाँ पे जी आर यूजफुल वर्क के बारे में बता रहा, मतलब किसकी कैपेसिटी ज्यादा यूजफुल वर्क करने की, तो जी आर की कैपेसिटी ज्यादा है, प्रोडक्ट की कैपेसिटी क्या है, कम है। और अगर रिएक्टेंट की कैपेसिटी ज्यादा है यूजफुल वर्क करने की, तो वो वर्क करके किस में कन्वर्ट होगा, जल्दी से प्रोडक्ट के में। इसका मतलब क्या है कि द कैपेसिटी टू डू यूजफुल वर्क बाय प्रोडक्ट इज लेस देन द कैपेसिटी टू डू यूजफुल वर्क बाय द रिएक्टेंट, सो द प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी वर्क करने की, मतलब वो वर्क क्यों करना चाह रहा है, क्योंकि वो कम स्टेबल है, वो स्टेबल होने की टेंडेंसी में जा रहा है। अब यहाँ पे रिएक्टेंट की क्या है, यूजफुल वर्क ज्यादा है लेकिन प्रोडक्ट का यूजफुल वर्क क्या है, कम है। मतलब रिएक्टेंट कम स्टेबल और प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल, इसी वजह से उसका रिएक्टेंट का जो यूजफुल वर्क है वो ज्यादा है। वापस से समझोगे, यूजफुल वर्क जितना ज्यादा है मतलब वो वर्क ज्यादा करना चाह रहा है। वर्क ज्यादा क्यों करना चाह रहा है, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है। तो वो स्टेबिलिटी कम करने के लिए क्या करेगा, वर्क करेगा। तो जिसके यूजफुल वर्क करने की टेंडेंसी ज्यादा, उसका स्टेबिलिटी कम। तो यहाँ पे किसका ज्यादा है, रिएक्टेंट का ज्यादा है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है। मतलब कौन ज्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है यहाँ पे रिएक्टेंट के कंपैरिजन में। केस टू, व्हेन यूजफुल वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर डन ऑन द सिस्टम है तो डब्ल्यू यूजफुल क्या होगा, पॉजिटिव।
डब्ल्यू यूजफुल पॉजिटिव तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन जीरो, जीपी माइनस जी आर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। जीपी माइनस जी आर अगर ग्रेटर देन जीरो, जीपी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, जी आर। जीपी ग्रेटर देन जी आर तो रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल देन पोटेंट, मतलब इसका रिवर्स हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, द कैपेसिटी टू डू यूजफुल वर्क बाय रिएक्टेंट इज लेस देन कैपेसिटी टू डू यूजफुल वर्क बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कौन स्टेबल हो जाएगा, यहाँ पे रिएक्टेंट मोर स्टेबल हो जाएगा, प्रोडक्ट कम स्टेबल हो जाएगा। इसकी जस्ट रिवर्स कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये किसका फिजिकल सिग्निफिकेंस से हमें पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से गिब्स फ्री एनर्जी सिस्टम के अंदर एक यूजफुल वर्क की तरह काम करती है। चीज क्लियर होगी, जल्दी से स्क्रीनशॉट। तो अब चलते अपने नए टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इक्विलिब्रियम के साथ डेल्टा जी नोट का रिलेशन। मतलब स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको बोलते हैं के इक्विलिब्रियम, उसके साथ क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले हम इस के इक्विलिब्रियम को समझेंगे कि ये इक्विलिब्रियम क्या होता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड आउट करता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिखी हुई है। रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे पहचानते हैं, जिस भी रिएक्शन के अंदर इस तरीके से साइन दिया होता है वो रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, और जहां पर अगर सीधा ऐसे एरो वाला साइन दिया होता है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन का साइन होता है। ठीक है, ये वाला साइन किसके लिए, ये वाला साइन है रिवर्सिबल के लिए, और ये वाला साइन किसके लिए होता है, ये वाला साइन होता है अपने पास इरिवर्सिबल। ठीक है, चीजें ये आगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ये चीजें आने वाली है, लेकिन अभी तक के लिए इतना याद रख लोगे तो काफी है। ठीक है, तो कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है वो रिएक्शन कुछ ऐसे लिखी हुई है, तो उसका एक रिएक्शन क्वोशिएंट हम डिफाइन करते हैं जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू। ठीक है, तो वो क्यू होता क्या है, वो क्यू होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मतलब ये है प्रोडक्ट, तो इसका कंसंट्रेशन मतलब सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी डिवाइडेड बाय ये प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया, रिएक्टेंट मतलब ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी, तो ये पूरा हो गया। इसको रिएक्शन क्वोशिएंट बोलते हैं क्यू, ये क्यू डिफाइन होता है। ठीक है, तो ये जो क्यू होता है ना, ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी के साथ एक रिलेशन शो करता है। तो जो फ्री एनर्जी चेन मतलब डेल्टा जी, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेन मतलब डेल्टा जी नॉट आर रिलेटेड विद ईच अदर बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये जो डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट होते हैं ना, ये दोनों एक रिलेशन में इस तरीके से एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे से कुछ इस तरीके से रिलेट करते हैं। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ठीक है, तो ये इक्वेशन तुम्हें याद रखनी है, ये इक्वेशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट में क्या रिलेशन होता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे चलते हैं, डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, ये अभी पहले मैं तुम्हें बता चुका हूँ। और क्यू को हम के इक्विलिब्रियम पुट कर रहे हैं, मतलब क्यू की जगह हम क्या पुट कर देंगे, के इक्विलिब्रियम। मतलब जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तब इस रिएक्शन क्वोशिएंट की जो वैल्यू होगी उसको हम के इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन नंबर 1 में जब ये दोनों वैल्यू पुट करते हैं तो देखते हैं डेल्टा जी की वैल्यू जगह जीरो, क्यू की जगह के इक्विलिब्रियम, तो डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो पुट कर दिया तो डेल्टा जी नोट क्या हो गया, डेल्टा जी नोट हो गया डेल्टा जी नोट, ये माइनस आर टी एल एन की इधर चला गया तो डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ये कब होगा, ये कब होगा, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आएगा तब डेल्टा जी जीरो हो जाएगा, तो वहाँ पर डेल्टा जी नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। तो आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम मतलब ये नेगेटिव उधर चला गया, तो ये क्या हो गया, माइनस डेल्टा जी नोट, माइनस डेल्टा जी नोट हो गया, तो एल एन के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या आ गई, माइनस डेल्टा जी नोट बाय आर टी। तो यहाँ से के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या आ गई, ई टू दी पावर माइनस डेल्टा जी नोट बाय आर टी। तो ई टू दी पावर माइनस डेल्टा जी नोट बाय आर टी इक्वल्स टू क्या हो गया तुम्हारे पास, के इक्विलिब्रियम। तो अब मैंने के इक्विलिब्रियम और डेल्टा जी नोट में रिलेशन निकालने की फाइंड आउट करने की कोशिश की, तो के इक्विलिब्रियम और डेल्टा जी नोट इधर लिखा हुआ है, तो इनका ग्राफ कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। यहाँ पे अगर डेल्टा जी नोट की वैल्यू जीरो पुट कर, यहाँ जीरो पुट करोगे तो ये पूरी वैल्यू जीरो, ई की पावर जीरो वन, तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन। तो जीरो है तो वन आ जाएगी। इससे पीछे वाला पार्ट मतलब यहाँ पे डेल्टा जी नेगेटिव है, इससे आगे वाला पार्ट मतलब यहाँ पे डेल्टा जी नोट की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। डेल्टा जी नोट की बात कर रहा हूँ, डेल्टा जी तो क्या होगा, जीरो होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम है, तो वन है, तो डेल्टा जी नोट जो यहाँ पे हो जाएगा, डेल्टा जी नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर के इक्विलिब्रियम वन आया तो डेल्टा जी नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, तभी के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या आएगी, वन। तो ये ग्राफ भी तुम्हें याद रखना है। और ये दो कंडीशन, ये पहली कंडीशन तो ये एक फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है यहाँ पे, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन की होता है, और दूसरा फॉर्मूला कि डेल्टा जी नोट प्लस माइनस इक्वल टू माइनस आर टी एल एन की होता है, कब, जब इक्विलिब्रियम होता है। और क्यू इक्वल टू के इक्विलिब्रियम कब होगा, जब इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है,
डेल्टा जी की वैल्यू 0 कब होगी, जब इक्विलिब्रियम की बात होगी, ठीक है। तो ये एक रिलेशन है। तो ये इक्विलिब्रियम, रिएक्शन कोशेंट, रिवर्सिबल रिएक्शन, ये सारे टर्मिनोलॉजी अपने नेक्स्ट चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर भी आएंगे, जहाँ पे हमें बस इन्हीं के बारे में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस अभी के लिए इतना नोट डाउन कर लो। अगले वाले जो चैप्टर है उसमें सारी चीजें तुम्हें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए स्क्रीनशॉट ले लोगे। जाओ और जाके सॉल्व करो, आंसर निकालो। तो आई थिंक तुम लोगों ने जाके इसको सोल्व किया होगा, आंसर निकाला होगा। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं कि इनका क्या आंसर निकल के आता है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द कंबशन ऑफ मीथेन यूजिंग द गिवन डेटा CH4 गैस प्लस 2O2 गैस, CO2 गैस प्लस 2H2 लिक्विड बना हुआ है यहाँ पे, और उसका डेल्टा एच फॉर्मेशन और S नॉट एंट्रोपी, स्टैंडर्ड एंट्रोपी की इसकी वैल्यूज तुम्हें यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, पर्टिकुलर कंपाउंड की, पर्टिकुलर एलिमेंट की, ठीक है। अब चलते हैं, हमें डेल्टा स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी से निकालना है, मतलब मुझे डेल्टा जी नोट निकालना है। डेल्टा जी नोट के लिए मुझे चाहिए डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट, ठीक है। ये वैल्यूज मुझे यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे टेम्परेचर मुझे 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, इसका मतलब 300 केल्विन आंसर निकल के आता है। टेम्परेचर तो मुझे पता है क्योंकि 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमें डेल्टा जी नोट निकालने के लिए डेल्टा एच नोट फर्स्ट निकालना पड़ेगा। तो मैं डेल्टा एच नोट के लिए चलता हूँ। डेल्टा एच नोट होता है मेरे पास सिंपल सिग्मा ऑफ डेल्टा एच नोट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सिग्मा डेल्टा एच नोट फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब प्रोडक्ट की तरफ कौन कौन है, प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन है ये चीज देखते हैं। प्रोडक्ट के अंदर तो CO2 है और एक H2O है। CO2 है तो CO2 का हमारे पास डेल्टा एच नोट फॉर्मेशन कितना दिया हुआ है, -393.5, ये हो जाएगा -393.5। ये चीज समझना आ गई, ये चीज तुम्हारी होगी CO2 की। अब चलते हैं H2O की, लेकिन 2 मोल है तो, लेकिन 1 मोल के दिया हुआ है तो ये हो जाएगा -+2 इंटू -285.8, चीज क्लियर हो रही है। फिर चलते हैं अब नेगेटिव, ये तुम्हारा रिएक्टेंट कंप्लीटली हो गया। अब चलते हैं, ये प्रोडक्ट कंप्लीटली हो गया। अब रिएक्टेंट की तरफ चलते हैं। रिएक्टेंट में CH4 है -74.8। अब O2 है तो O2 का डेल्टा एच नोट फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो +0, ठीक है। ये सारी वैल्यूज तुम निकालोगे तो इसका आंसर तुम्हारे पास निकल के आएगा -890 किलो जूल पर मोल, 890 किलो जूल पर मोल। तो ये डेल्टा एच नोट निकल गया। अब निकालते हैं डेल्टा एच नोट, निकालते हैं डेल्टा एच नोट क्या होगा। डेल्टा एच नोट होगा मेरे पास सिग्मा ऑफ एस नोट ऑफ प्रोडक्ट माइनस सिग्मा ऑफ एस नोट ऑफ रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट में देखते हैं, प्रोडक्ट में कौन कौन है, CO2 है। CO2 का कितना दिया हुआ है 214, तो 214 प्लस प्रोडक्ट में कौन है H2O, H2O का कितना दिया हुआ है 70, लेकिन कितने मोल है 2, तो 2 इंटू 70 माइनस। अब चलते रिएक्टेंट की तरफ। रिएक्टेंट में कौन कौन है, तो CH4 है। CH4 का कितना दिया हुआ है 186 प्लस O2 है। O2 का एंट्रोपी दिया हुआ है 205, लेकिन 2 मोल है तो 2 इंटू 205 हो गया, ठीक है। ये सारी वैल्यूज तुम पुट करोगे तो आंसर निकल के आएगा -242 जूल पर मोल, ठीक है। ये डेल्टा एच नोट आ गया। अब डेल्टा एच नोट आ गया, डेल्टा एच नोट आ गया तो फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा जी नोट इक्वल टू डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एच नोट। डेल्टा एच नोट की वैल्यू कितनी है, -890 है, माइनस टेम्परेचर कितना है 300 है, डेल्टा एस नोट कितना है। डेल्टा एस नोट अगर तुम देखोगे तो 242 जूल जूल में दिया हुआ है, लेकिन ये जो डेल्टा एच नोट है किलो जूल है, तो मुझे भी इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किलो जूल में, मतलब 242 इंटू 10 की पावर क्या करना पड़ेगा माइनस। तो ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद तुम्हारे पास आंसर निकल के आएगा -817.4 किलो जूल पर। ये तुम्हारे डेल्टा जी नोट की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, ये इसका एग्जैक्ट आंसर तुम्हारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन अपना हो गया। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा, आंसर भी क्लियर हुआ होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते, लिखा हुआ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस दिया हुआ है। तो देखते हैं डेल्टा एच कितना दिया हुआ है। डेल्टा एच दिया हुआ है तुम्हें 29.37 किलो जूल, और
तो मैं डेल्टा एस कितना दिया हुआ है, डेल्टा एस दिया हुआ है 104 जूल पर केल्विन। ठीक है, आगे चलते लिखा हुआ है अबव व्हाट टेम्परेचर विल दिस रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस, कौन से टेम्परेचर से ऊपर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो पाएगी। तो फॉर स्पॉन्टेनिटी, फॉर स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी के लिए अभी हमने पढ़ा क्या कि डेल्टा जी क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। डेल्टा जी लेस देन जीरो होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। मतलब बोल सकता हूँ कि टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एच होना चाहिए। यहीं से ये चीज लिखी हुई है, इस टी डेल्टा एच को बस मैं इधर लेके चला गया और मैंने रिएक्शन रिवर्स कर दी। तो टी डेल्टा एच ग्रेटर देन क्या होगा, टी डेल्टा एच, मतलब टी की वैल्यू ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, डेल्टा एच डिवाइड बाय डेल्टा एस। तो टी ग्रेटर देन, डेल्टा एच की वैल्यू क्या है 29.37, तो 29.37 इंटू 1000 कर दिया, इसको जूल में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि ये जूल में दिया हुआ है 0 डिवाइड बाय 104। टी की जो वैल्यू आएगी, तो टी की वैल्यू में तुम्हें आंसर बता देता हूँ, आंसर आएगा 282.4 केल्विन। मतलब इस टेम्परेचर से अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, अगर इस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर रखा तो वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। तो ये तुम्हें याद रखना है कि इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से तुम्हें करना है। तो आई थिंक दोनों क्वेश्चन क्लियर होंगे, दोनों के आंसर क्लियर होंगे, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लोगे। जाओ जाके सॉल्व करो, आंसर निकालो। तो आई थिंक तो लोगों ने जाके इसको सॉल्व किया होगा, आंसर भी निकाला होगा। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, क्या है इसका आंसर एग्जैक्ट। फॉर द रिएक्शन 2NO गैस प्लस O2 गैस से कन्वर्ट हो रहा है 2NO2 गैस के अंदर, कैलकुलेट डेल्टा जी एट 700 केल्विन। टेम्परेचर तो तुम्हें दिया हुआ है 700 केल्विन। ठीक है, वेल एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज, एंथैल्पी चेंज कितना दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं। डेल्टा एच दिया हुआ है -113 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसको ऐसा करते हैं जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, -113,000 जूल पर मोल। और तुम्हारे पास दिया हुआ है एंट्रोपी चेंज, मतलब डेल्टा एस दिया हुआ है -145 जूल पर केल्विन पर मोल। डेल्टा जी निकालना है तो सिंपल सा फॉर्मूला है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच कितना है -113 इंटू 1000 माइनस टेम्परेचर कितना है 700 इंटू -145। ये सारी वैल्यूज तुमने पुट कर दी होगी, यहाँ से तुम्हारे पास आंसर निकल के आएगा -115 जूल पर। ये डेल्टा जी निकल के आएगा, इसको अगर किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा -11.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, ये तो हो गया डेल्टा जी निकल गया। क्वेश्चन पूछ रहा है आल्सो प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ दिस रिएक्शन। अब डेल्टा जी की वैल्यू आ रही है यहाँ पे नेगेटिव, तो अगर डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है मतलब रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस होने का मतलब क्या है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, क्योंकि इसका डेल्टा जी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इस रिएक्शन का जो नेचर है वो कैसा है, वो स्पॉन्टेनियस नेचर है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच लिक्विड वाटर विल बी इन इक्विलिब्रियम विद वाटर वेपर। ठीक है, लिक्विड वाटर जो है मतलब H2O लिक्विड जो है वो किसके साथ है, H2O वेपर्स के साथ है, गैस के साथ। ठीक है, डेल्टा एच दिया हुआ है 40.73 किलो जूल पर मोल। ठीक है, 40.3 किलो जूल पर मोल यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है वैल्यू। अभी चलते हैं, डेल्टा एस वेपराइजेशन कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है वैल्यू 0.109 किलो जूल पर मोल केल्विन। तो फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, फॉर इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या होना चाहिए वहाँ पर, जीरो। डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, डेल्टा जी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, मतलब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस क्या होना चाहिए, जीरो। मतलब टी होना चाहिए डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। डेल्टा एच है कितना 40.73 डिवाइडेड बाय 0.109, ठीक है ना। वैल्यू पुट किया तो तुम्हारे पास आंसर निकल के आएगा 373
373.6 केल्विन, मतलब कौन से टेम्परेचर पे 373.6 केल्विन टेम्परेचर पे जो होगा लिक्विड वाटर किसके साथ इक्विलिब्रियम पे होगा, लिक्विड वेपर के साथ। एक तरीके से 100 केल्विन 100 डिग्री लिखा हुआ है, दिख रहा है। तो वही कि 100 डिग्री पे क्या होता है, 100 डिग्री पे ये दोनों इक्विलिब्रियम पे होता है, मतलब 100 डिग्री क्या है, इसका एक बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, लिक्विड वाटर कन्वर्ट होता है वेपर के अंदर, ठीक है। तो वो सिंपल सी चीज है। तो आई थिंक दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लोगे। तो अब बात करते हैं अपने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। सोच रहे होंगे कि सर थर्ड लॉ पे आ गए सीधा, सेकंड लॉ कहाँ है। तो सेकंड लॉ बेटा पढ़ चुके हो, नाम नहीं लिखवाया, इसका ये मतलब नहीं है कि पढ़ाया नहीं है। स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी, डेल्टा एस, ये सारी चीजें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आती है, ठीक है। तो वो चीज तुम पढ़ चुके हो। अब सीधा मैं जंप कर रहा हूँ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है उसके बारे में हम पहले देखते हैं। इसके दो स्टेटमेंट है, पहले उन दोनों स्टेटमेंट को देखते हैं। बोलता है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज टेकन एज जीरो। टेकन एज जीरो ये चीज तो क्लियर है बेटा, लेकिन सर ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या, कितने लोगों को समझ में आया कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसको बोला है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब है T इक्वल टू जीरो केल्विन। T इक्वल टू जीरो केल्विन को बोला जाता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि अगर कोई परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन होने का मतलब है कि उसका जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर अरेंजमेंट है, रैंडम अरेंजमेंट नहीं है। दो टाइप के सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। क्रिस्टलाइन जिसमें अरेंजमेंट एक रेगुलर अरेंजमेंट है, लेकिन जहाँ पे इरेगुलर अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं हम अमोर्फस। लेकिन जहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट होता है वहां पर रैंडमनेस जो होती है वो काफी कम होती है। तो बोलता है कि अगर जीरो केल्विन टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हम बोल सकते हैं कि रैंडमनेस बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो एंट्रोपी होती है, अगर वो जीरो केल्विन पे हम किसी परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर देख रहे हैं तो उसको हम क्या मानते हैं, हम जीरो लेते हैं, जीरो। वहाँ पर मतलब वहाँ पे कोई भी रैंडमनेस नहीं होती। ये जस्ट हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मानते हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि T इक्वल टू जीरो केल्विन पर किसी भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड का या सब्सटेंस का जो भी एंट्रोपी होता है, मतलब उसकी एस की वैल्यू क्या होती है, जीरो। अब जब जीरो केल्विन है। सेकंड स्टेटमेंट है एंट्रोपी ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड अप्रोचेस जीरो एट द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। किसी भी सॉलिड और किसी भी लिक्विड का, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड के अंदर रैंडमनेस जो होती है वो काफी कम होती है, और टेम्परेचर भी क्या ले रहे हैं हम, जीरो केल्विन, मतलब एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। तो जीरो टेम्परेचर मतलब T इक्वल टू जीरो केल्विन पे अगर हम बोलेंगे तो सॉलिड और लिक्विड का जो भी एंट्रोपी होता है वो क्या मानते हैं हम, जीरो। इसको अगर हम मैथमेटिकली समझे तो मैथमेटिकली क्या होगा, लिमिट 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 आ चुका है यहाँ पे। टी टेंडिंग टू जीरो मतलब टी जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। नीट वालों के लिए थोड़ा सा चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इस सिंबल का मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है अप्रोच करना। अप्रोच करना मतलब टी इस जीरो के बहुत ज्यादा करीब है, बहुत ज्यादा करीब। मतलब जितना छोटा वैल्यू, जितना कम डिफरेंस तुम सोच सकते हो उतना कम डिफरेंस है टी टेंडिंग टू जीरो में, ठीक है। तो अगर टी जितना जितना जीरो की तरफ मूव करेगा उतना उतना एंट्रोपी जीरो की तरफ मूव करेगी। मतलब अगर टेम्परेचर जीरो के पास जितना ज्यादा होगा एंट्रोपी जीरो के पास उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो काफी है मैथमेटिकली जिसका रिप्रेजेंटेशन है। और सॉलिड एट टी केल्विन पे अगर मैं सॉलिड के बारे में बात करूं तो एस टी माइनस एस जीरो, मतलब जो टेम्परेचर जो एंट्रोपी डिफरेंस होगा एस टी माइनस एस जीरो होगा वो डेल्टा एस होगा। उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, क्यू बाई टी। क्यू क्या होगा, सी पी डी टी बाई टी। एन की वैल्यू वन वन मान ली, वन मोल के लिए, तो सी पी डी टी बाई टी। इंटीग्रेशन जीरो से टी ले लिया हमने, ठीक है। फ्रॉम द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अब हमें पता है कि अगर ये सॉलिड है, सॉलिड के लिए हमने क्या माना हुआ है, जीरो केल्विन पे टेम्परेचर पे एंट्रोपी को क्या माना हुआ है, जीरो। अगर जीरो माना हुआ है मतलब एस जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों, क्योंकि ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ रहे हैं। तो एस जीरो की वैल्यू जीरो पुट कर दी, जीरो पुट कर दोगे तो स्टिक वैल्यू क्या आ जाएगी, सी पी एल एन टी। तो सी पी एल एन टी तुम्हारे पास निकल के आ गया, और सी पी एल एन टी तुम्हारे पास निकल के आ गया, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2.303 सी पी लॉग बाई 10 टी। तो तुम्हारे पास ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट होगी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। लेकिन अभी तक हम बात कर रहे थे कि हम ओनली डेल्टा एस निकाल सकते हैं, हम एस नहीं निकाल सकते। लेकिन थर्ड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि अगर हम जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग अगर आंसर निकाले तो हम उनकी एब्सोल्यूट
एंट्रोपीज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम एब्सोल्यूट वैल्यूज को फाइंड आउट करने की अब कोशिश कर पा रहे हैं। जैसे कि हम इंटरनल एनर्जी की भी एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते, डेल्टा जी की भी एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसी तरीके से हम रेंडमनेस भी नहीं बता सकते थे कि रेंडमनेस किसके अंदर ज्यादा होगी किसके अंदर कम होगी। लेकिन ज्यादा कम की बात ठीक है, लेकिन हम ये चीज जरूर बता सकते हैं कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसके एंट्रोपी की वैल्यू को हम बता सकते हैं फ्रॉम दी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ये दो बड़े बड़े स्टेटमेंट जो लिखे हुए हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है वो भी तुम्हें यहाँ पे चीज क्लियर होगी। ठीक है, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लोगे। और आज के लिए इतना ही रहेगा, तब तक के लिए